शीशे के सामने खड़ी 14 साल की शगुन रानी की तरह सर पर चुनरी डाले और ढेर सारे नकली गहने पहनकर खड़ी थी। तभी उसका पिता खेत से घर आता है। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। बाबा देखना, एक दिन आपकी ये रानी बिटिया भी ना बड़े से महलों की रानी बनेगी। हाँ हाँ मेरी रानी बेटी, जरूर एक दिन बड़े घर की रानी बनेगी। बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ हाँ, हम अपनी रानी बिटिया के लिए ऐसा ही राजकुमार ढूंढेंगे। शगुन के बाबा एक किसान थे जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। शगुन की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ सब कुछ सोने से भरा हुआ हो गई। अब शगुन को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते, खेतीबाड़ी से लेकर गौशाला तक के। एक रोज उनके गांव में मुखिया की बेटी की शादी थी। शगुन भी उस शादी में गई थी, जहां एक अमीर घर के लड़के निखिल की नजर उस पर गई। आओ, ये लड़की तो कितनी खूबसूरत है। अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात है बेटा, तुझे ये लड़की पसंद आई? हाँ पापा, वो। तभी वहाँ मनोहर भी आ जाता है। शगुन बिटिया, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। मनोहर तू? धनंजय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद लौटा है अपने गांव। हाँ, तू तो शहर में जाकर वहीं का होकर रह गया। क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस लौटने का मौका ही नहीं लगा। तू तो कितना बूढ़ा हो गया रे मनोहर। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट। बस टकलू हो गया, बाल उड़ गए तेरे। दोनों दोस्त उस रोज खूब बातें करते हैं। निखिल और शगुन भी चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो मनी मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन धनंजय और मनोहर ये बात समझ जाते हैं। लगता है मनोहर, अब हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती दोस्त। और मैं पहले भी किसान ही था, तो वो शहर चला गया और खुद का काम शुरू किया तो किस्मत चमक गई। मैं जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्द ही शगुन बिटिया को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। ये वादा है मेरा। ये वादा कर धनंजय वहां से चला गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कुछ दिन बाद खबर आई कि मनोहर भी इस दुनिया से चला गया। ये खबर मिलते ही धनंजय निखिल के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन धनंजय ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी अब शगुन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। इसलिए उसने निखिल और शगुन की शादी करवा दी और शगुन को बहू बनाकर शहर ले आया। शगुन का बचपन का सपना पूरा हो गया और अब वो बड़े घर की बहू बन गई, लेकिन उसकी सास को वो पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तमीज से बात करो और मिला। अब वो इस घर की बहू है। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी पापा जी। शगुन जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने की घड़ी, सोने का शोपीस देखकर हैरान रह जाती है। उधर उर्मिला गुस्से से भर जाती है। एक और गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। पहले ये बड़ी बहू कम थी क्या जो एक और गरीब आ गई यहाँ? अपनी बकवास बंद करो उर्मिला, और ये मत भूलो मनोहर भी पैसे वाला ही था। वो तो उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया और अब शगुन जो है जैसी है इस घर की बहू है। धनराज के समझाने पर गुस्से में उर्मिला वहाँ से चली जाती है। रात को शगुन अपने कमरे में जाती है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो क्या है ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। और हाँ, माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। नहीं, माँ जी की किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। उनका गुस्सा होना जायज है और आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही माँ जी के दिल में जगह बना लूंगी। और एक गरीब घर की लड़की ऐसे घर में आई है जहाँ हर चीज सोने की है, सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज। तो थोड़ा वक्त तो माँ जी को लगेगा ना एक गरीब बहू को अपनाने में। शगुन अपने सोने से भरे ससुराल की चकाचौंध देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन, शगुन आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो, इस सोने की थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम इनको पहनकर तैयार हो जाना। कुछ ही देर में गेस्ट आते ही होंगे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए जेठानी जी? सचमुच हम दोनों तो बड़ी ही किस्मत वाली हैं जो ऐसा सोने से भरा ससुराल हमें मिला है। शगुन, आज तुम ये चकाचौंध देखकर, अपने सोने की चीजों से भरे ससुराल को देखकर खुश हो, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह भी बनेगा। वाह, ये तो बड़े अच्छे घर में आ गई तू शगुन। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है, और अगर मैं वही अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। हे राम, ये तो इतने सारे गहने हैं। इतने गहने पहनकर तो मैं थक ही जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये सोने का सेट ही पहन लेती हूँ।
ये रानी हार, कमरबंद, इतना सब तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। बड़ी बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए थे छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू इसे 4 गहने पकड़ा कर आ गई। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया कि हमारे घर में हर चीज सोने की बनी है, लेकिन फिर भी तू ये 2 गहने पहन कर आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे गहने ही दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने क्योंकि इतने गहने मुझसे पहने नहीं जाने थे। छोटे घर से आई तुम गरीबों से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं? इतने गहने कभी देखे ही नहीं होंगे तूने। आज शाम को हमें मिस्टर मल्होत्रा के बेटे की शादी में जाना है। तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना, हम सब शादी में जाएंगे। जी माँ जी। शाम को वो सभी तैयार हो जाते हैं। वो सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में काफी जाम था, जिसे देख उर्मिला अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी काली पहाड़ी वाले मोड़ से ले चलो। लेकिन मैडम, रात को उस रास्ते पर जाना ठीक बात नहीं है, वो सुनसान जंगल वाला रास्ता है। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था वहाँ काफी लुटेरे रहते हैं। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। उर्मिला के आगे किसी की नहीं चलती। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। कुछ दूरी पर सुनसान वाले रास्ते पर चलते हुए कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आज तो लगता है सोने का सारा शोरूम चलकर हमारे पास आया है। ए बुढ़िया, चल अपने सारे गहने निकाल और अपनी दोनों बहुओं को भी बोल। खबरदार, जो मेरे गहनों को हाथ भी लगाए तो। माँ जी, ये इनसे बहसबाजी करने का समय नहीं है। अरे जान रहेगी तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। गुंडे उसे चाकू मार देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। अब बहुओं में तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि तुम इतने सारे गहने पहनो। अब जो तुम्हारे मन में आए वैसा ही पहनो, वही करो। अब तो मैं कभी इतने गहने ना पहनूं। उस दिन के बाद से उर्मिला ने कभी भी अपनी बहुओं को ढेर सारे गहने पहनने के लिए नहीं कहा। क्या हुआ मेरी जान, यूं मुंह लटका कर क्यों बैठी है? कुछ नहीं निधि, अगर तुझे बताऊंगी तो तू हंसेगी। अब बताएगी भी? मुझे ना अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो गरीब घर से है। छी, तू क्या है यार, तुझे प्यार करने के लिए वही लड़का मिला था। उस जैसे गरीब लड़के को तो मैं नौकर भी ना रखूं। हाँ, माना कि दिखने में हैंडसम है, लेकिन फिर भी यार हमारे लेवल का नहीं है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना, तू इसलिए ऐसा कह रही है। मैं तो कहती हूँ तू उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कहाँ तो इतने बड़े बिल्डर की बेटी और कहाँ वो मामूली सी नौकरी करने वाला। तू नहीं समझ रही, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, फिर चल अभी उससे जाकर कह दे। निधि सुप्रिया को लेकर अर्जुन के पास जाती है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तुम इतनी अमीर लड़की को मना कर रहे हो अर्जुन, इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। मुझे अमीर लड़की नहीं चाहिए, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं अपनी थोड़ी सी कमाई से भी खुश रख सकूं। और जानती हो सुप्रिया मैडम, मैं एक मिडिल क्लास घर में रहता हूँ, जहाँ साधारण सा खाना पीना होता है, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कुछ और। क्या तुम ऐसे रह पाओगी? ये सुनकर सुप्रिया घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मैं नहीं कर सकती इतने गरीब लड़के से शादी। देखा नहीं थी, गरीबी का नाम सुनकर ही वो पीछे हट गई। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम मुझ जैसे गरीब से शादी कर सकती हो? तुम भी तो इतनी अमीर हो। बात निधि के स्वाभिमान की थी और वहाँ और भी कई लोग थे। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये रही लिपस्टिक, अब इससे मेरी मांग भरकर सबके सामने मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने उस लिपस्टिक से ही उसकी मांग भर दी और वहाँ से जाने लगा। निधि भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ रही हो? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मेरी मांग भरी, उस हिसाब से अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही तो रहूंगी। एक बार फिर सोच लो निधि। अब तो सोच लिया, और ये सब तुम्हें मेरी मांग भरने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारी नाक में दम न कर दूं तो कहना। चलो देखते हैं कौन किसकी नाक में दम करता है। निधि अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। अब शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन ये अब इस घर की बहू है। बहू, आज से वो वाला कमरा तुम्हारा है। अगली सुबह निधि सोकर उठी तो उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, नाश्ता मैं बाद में करूंगी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। चलो उठो और जाओ, और खुद जाकर कॉफी बनाओ। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। निधि रसोई में गई और चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डालकर ले आई। जैसे ही सबने चाय पी, छी भाभी, ये आपने कैसी चाय बनाई है? क्या तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? हाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ सब काम मेरे घर के नौकर करते हैं। खाना बनाने के लिए अलग, साफ सफाई के लिए अलग, घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर। ये सुनकर सब चौंक गए कि उनके घर इतनी अमीर बहू आई है। फिर उसकी सास बोली,
बहू कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखा दूंगी। हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए सारे काम हम सब मिलकर करते हैं। घर में सभी उसका खूब ख्याल रखते, लेकिन निधि थी कि वो तो जानबूझकर बस नुकसान पर नुकसान करती रहती। लेकिन अमीर घर से आई बहू ना तो वहां चैन से सो पाई और ना खा पाई, जिस कारण निधि की तबीयत बिगड़ गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। देखिए, इनकी आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गए, जो आसानी से ठीक नहीं होगा। उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। निधि ने देखा कि सभी उसकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उसने अपनी सास सरला को अर्जुन से बात करते हुए सुना। माँ, बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लायक हमारे पास पैसे कहाँ हैं? लेकिन इलाज करवाना भी तो जरूरी है, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। नहीं माँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो इस घर की इज्जत है। लोग तो यही कहेंगे कि अमीर बहू का ख्याल नहीं रख पाए। मैं कहीं से पैसे उधार लेकर देखता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं ये घर बेच दूंगा। लेकिन ये तो तेरे बाबा की आखिरी निशानी है ना। हाँ माँ, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब सुनकर निधि को बड़ा दुख हुआ। वो देख रही थी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अर्जुन जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। वो अपना घर बेच देता है और उसका इलाज करवाता है। निधि का इलाज होता है और वो कुछ दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाती है। अस्पताल से लौटकर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका ससुराल एक झोपड़ी में बदल चुका है। अर्जुन, हमारा घर। अब हमें यहीं रहना होगा निधि। निधि को समझते देर नहीं लगी कि उसके इलाज की खातिर अर्जुन ने अपना घर बेच दिया है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वो सबके साथ उसी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन बाद अर्जुन का जन्मदिन था और निधि उसे कुछ ऐसा देना चाहती थी जिसे देख अर्जुन का चेहरा खिल उठता। कुछ दिन बाद, चलो तो अर्जुन, चलिए माँ जी, ननद जी, आप सभी अपनी आंखें बंद रखिएगा। ओफो, ये क्या बचपना है निधि, अब तो आंखें खोलने दो। अब सब अपनी आंखें खोलो। वो सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने अर्जुन के जन्मदिन का केक रखा हुआ था और घर को सजाया हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो सब ये देखकर थे कि वो सब उसी घर में खड़े हैं जो उन्होंने बेच दिया था। ये सब मेरे पतिदेव का जन्मदिन का तोहफा। इसका मतलब मेरी अमीर बहू ने अपना ससुराल खरीद डाला। आप सब मेरे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती? उस रोज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ मेरा ही था। मैं पैसे से तो बहुत अमीर हूँ, लेकिन प्यार में उतनी ही गरीब। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ आकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है और घर किसे कहते हैं। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सचमुच में तुमसे प्यार हो गया। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ बहुत निधि, तभी तो अपनी जान से प्यार है। अपने इस घर को, जो कि बाबूजी की आखिरी निशानी थी, उसे बेचने के लिए तैयार हो गया था। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगे।